हेलो एमर्स, आज हम देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी एंड पावर का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि वर्क क्या होता है, यानी व्हाट इज वर्क और वर्क कैसे कैसे काम कर रहा है, यानी वर्क की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, इनको समझा था। आज की वीडियो में भी हम लोग यही वर्क के बारे में ही समझ रहे होंगे कि वर्क के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या क्या और बातें हैं जो प्रमुख हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि वर्क डन यानी काम हुआ है। जैसे कि मोशन में हम बात करते हैं कि अगर मोशन हो रहा है तो मोशन होता है, तो मोशन होने के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि भैया मोशन अगर हुआ है तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम, यानी मोशन तभी होगा जब एक रेफरेंस फ्रेम होगा, है समझ में? क्योंकि मोशन इज द स्टेट और इस स्टेट को बताने वाला जो होगा रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि एक कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर मतलब रेफरेंस फ्रेम, जो ऑब्जर्व करता है उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, अगर रेफरेंस फ्रेम नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा, रेफरेंस फ्रेम के अनुसार ही मोशन होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी मैं बोलूंगा कि एक चीज मोशन में है तो एक व्यक्ति दूसरा आएगा वो बोलेगा नहीं मेरे अनुसार क्या है, वो रेस्ट में है, तो बात हो जाएगी गड़बड़। इसीलिए मोशन को इम्पोर्टेंट होता है ऑब्जर्वर। ठीक है ना, इसी तरीके से जो वर्क डन होता है इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम। तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम। अब आप कहोगे सर कैसे, भाई आप बोलोगे ना, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कैसे, हाउ, गिव मी द एग्जाम्पल देते हैं। ओके, चलो ध्यान से समझना। सपोज कर लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट समझ रहे हैं जी? बिल्कुल, आप सबको पता होगा लिफ्ट क्या होता है। एक लिफ्ट के अंदर एक बॉक्स रखा गया है जिसका मास कितना है m, और इसके अंदर एक पर्सन मतलब है, उसके अंदर, उस लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है और एक बॉक्स है। ठीक है, अब कभी कभी आप मॉल्स के अंदर जाओगे, जब मॉल्स के अंदर तो देखोगे लिफ्ट जाता है तो अभी आपको दिखाई देगा ट्रांसपेरेंट लिफ्ट आपको नजर आएगी, है ना? आपको आगे से तो नजर नहीं आएगा, लेकिन पीछे शीशा वाला होगा यानी ट्रांसपेरेंट होगी, तो नीचे वाला या आगे पीछे की जो दुकानें होंगी या अगल बगल के जो लोग होंगे वो दिखाई देंगे, या नीचे के जो लोग दिखाई देंगे, या अलग अलग फ्लोर्स के लोग दिखाई देंगे, और अलग अलग फ्लोर्स के भी लोग आपको क्या कर रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। इसका कारण क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है। ठीक है ना, अभी ऐसी ही लिफ्ट आती है। इसका रीजन ये भी है क्योंकि अगर आप फंस जाते हैं, कभी कभी लिफ्ट पहले वाला जो पहले के जमाने में होती थी तो कंजस्टेड होती थी, तो अभी क्या किया जाता है ना कि एक पोर्शन खाली रख दिया जाता है लिफ्ट के लिए, ताकि अगर आप कभी फंस गए बीच में लिफ्ट वगैरह में तो प्रॉब्लम ना हो, ताकि लोग समझ पाए कि हाँ आप फंस चुके हो और आपको इजीली क्या कर सके, बचा सके। जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही हो, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब ऐसे ये लिफ्ट दिया गया है, इस लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है और वो बॉक्स है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा, लिफ्ट अभी रेस्ट में है, दैट मीन्स ये रेस्ट में है। ओके, अब यहां पे एक बंदा और है, ये तो बंदा लिफ्ट में एंट्री मार चुका है, ये है सेकेंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदा है, फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदा है यहां पे। ठीक है ना, ठीक है, तो नाम रख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम रखना। तो इसका नाम है घुरव, इसका कतवारू। ठीक है ना, दोनों गए थे मॉल में, तो ये गया था बेचारा, इसका मतलब क्या, इसका मन था क्या, इसका मन था, कतवारू का मन था कि हम चाहेंगे फिफ्थ वाले फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ फ्लोर पे जाने का इसका मन था। ओके, भाई गुरु हजारों बार जा चुका था, क्योंकि वो वहाँ का क्या था, क्लीनर था, सफाई कर्मी था, तो रेगुलर आता जाता था। कतवारू उसका गांव का फ्रेंड था, तो वो आया था मिलने, तो उसका मन था, तो कहा ठीक है जाओ तुम बैठ के घूम के आओ, हम देख रहे हैं यहाँ पे है, टेंशन मत लो। और उसके साथ थोड़ा सा सामान पहुंचाना था फिफ्थ फ्लोर पे, तो उसने कहा बॉक्स को लेते जाओ, अपने साथ लेते जाना, ऊपर फिफ्थ फ्लोर पे एक मेरा सफाई कर्मी दोस्त है, उसको पकड़ा देना। ठीक है, तो हुआ क्या कि सेकेंड फ्लोर पे इसने, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, चलिए इसको भी फर्स्ट फ्लोर पे पहले रखते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे,
ठीक है ना, ये भी फर्स्ट फ्लोर पे ही है, ओके। अब फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है दोनों दोनों, ये भी अभी रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में। अब लिफ्ट पे चलना स्टार्ट की, लिफ्ट चलना स्टार्ट की, भाई ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। लिफ्ट चलना स्टार्ट की, तो लिफ्ट अगर चलना स्टार्ट की है तो धीरे 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 धीरे, ये पोजीशन थी अभी फिलहाल में, ये पोजीशन है, धीरे 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 लिफ्ट कहाँ, फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच जाएगी, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं देखूं घुराव के अनुसार, तो घुराव के अनुसार ये हुआ होगा कि ये जो लिफ्ट है और लिफ्ट के साथ ये बॉक्स, देखो घुराव बॉक्स को देखेगा, कतवारू भी किसको देखेगा, बॉक्स को, क्योंकि घुराव के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फिफ्थ फ्लोर तक कोई बॉक्स पहुंच जाए, कतवारू पहुंचे ना पहुंचे। और कतवारू के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि घुराव ने इसको काम दिया है, आई बात समझ में। तो अब होगा क्या कि जब ये ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, तो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो इसके अनुसार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, पहली बात। और थोड़ा फिजिक्स अगर लगाओ तो ये रखा है एम मास का ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। और ये नॉर्मल फोर्स किसके थ्रू देखने पे, अगर मान लो ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे घुराव के द्वारा देखने के अनुसार, अच्छा पहले समझो तुम, ये बॉक्स रखा गया, इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ध्यान से समझना यार, घुराव के अनुसार इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा है, घुराव के ऊपर घुराव के अनुसार इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा है, और इस नॉर्मल फोर्स लगने के कारण ये क्या कर गया है, फर्स्ट फ्लोर से कहाँ पे चला गया है, फिफ्थ फ्लोर पे, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ कि क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, समझ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गई, एस। तो कोई ना कोई वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, इसके अनुसार क्या हुआ है, वर्क हुआ है, वर्क हुआ है। रेफरेंस फ्रेम कौन था यहाँ पे, घुराव, आई बात समझ में। अब आते हैं कतवारू की बात लेते हैं, तो कतवारू के अनुसार इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, वो भी जानता है कि बॉक्स रखा गया लिफ्ट में, तो लिफ्ट क्या करेगी, इस बॉक्स के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। तो यानी इसके अनुसार भी क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और ये किसके अनुसार है, कतवारू के अनुसार लगेगा। लेकिन जब ये बंदा इस बॉक्स को देख रहा है, ये फर्स्ट से फिफ्थ फ्लोर पे आ गया, आप लिफ्ट में बैठते हो तो लिफ्ट में आप फर्स्ट से पूरे लास्ट फ्लोर पे चले जाओ, 100वें फ्लोर पे चले जाओ, आपको लगता है क्या कि आप मोशन किया, आपकी बॉडी, आपको अगल बगल वाला बंदा मोशन करते हुए नजर आता है, नहीं। उसी तरीके से ये बॉक्स है, ये बॉक्स भी इसको लगेगा क्या कि मोशन किया है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बॉक्स तो वहीं का वहीं रह गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। दैट मीन्स यन के लगा है, लेकिन इसके अनुसार जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, जो घुराव के अनुसार लग रहा है कि यस हुआ है, कतवारू के अनुसार क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यन के मतलब फोर्स ही तो है भाई, ये भाई फोर्स के बहुत सारे रूप होते हैं, आप सबने पढ़ा हुआ है। तो नॉर्मल इज आल्सो फोर्स, तो मैंने फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट में कर दिया, वर्क डन हो गया। वैसे ही यहाँ भी फोर्स है, और फोर्स में डिस्प्लेसमेंट इसके अनुसार क्या हो रहा है, 0, तो इसके अनुसार वर्क डन क्या हुआ है, यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया है, तो डब्ल्यू के इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, जबकि यहाँ पे डब्ल्यू जी इज इक्वल टू समथिंग, है बस समझ क्या हो रहा है यार। एक के अनुसार यह अगर मैं देखूं कतवारू के अनुसार, तो वर्क डन नहीं हुआ है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जबकि घुराव के अनुसार हुआ है क्योंकि वर्क डन हुआ है। हाँ ये जरूर है कि एन के और एन जी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, दोनों के अनुसार लग रहा है ना नॉर्मल फोर्स, दोनों के अनुसार बराबर ही लगेगा, मास के बराबर ही तो नॉर्मल लगेगा, हाँ या ना। तो कहानी यही है, रेफरेंस फ्रेम चेंज करोगे तो वर्क डन चेंज हो सकता है, एक के अनुसार हो रहा होगा, एक के अनुसार नहीं हो रहा होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वर्क डन डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षण करता, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पहली चीज ये आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, दूसरी चीज क्या देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ओके। अब देखिएगा दूसरी चीज क्या है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है वो, अगर मान लीजिए, अगर इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट when force and displacement given, then work done do not depends upon mass and time। मैंने कल भी बताया था
mass and time. When force and displacement given, then work done is do not depends upon time. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो वर्क डन कभी भी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मास और टाइम के ऊपर. अच्छा, अगर नहीं दिया है तब उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेगा भाई, तब उनके अनुसार तुम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को निकालोगे, फिर जाके तुम क्या निकाल पाओगे, वर्क. कहने का अर्थ है, लेकिन कभी भी वर्क डन में हम लोगों को क्या नहीं देखना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम. एक बार देख लेता हूं क्लियरली. सही है ना, हाँ ठीक है, उसमें बोर्ड पे मतलब ठीक है. तो देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हमें किसकी जरूरत नहीं है, मास और टाइम की जरूरत नहीं है ना. अब चलिए समझते हैं कैसे. मान लीजिए एक बॉक्स है m मास का, इसके ऊपर मैंने F फोर्स लगाया और F फोर्स लगा के मैंने S डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यानी इस यहाँ पे था, यहाँ से उठा के कहाँ पे कर दिया, S दूरी बाद, यानी S मीटर बाद. ठीक है ना, समझना ध्यान से. तो वर्क डन होगा, मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ W1. ओके, पहली बात. दूसरी बात, मान लो अगर जो मास है वो m ना होके अब मैंने चेंज कर दिया, अभी मैंने 5 गुना ज्यादा कर दिया, 5m कर दिया. मजा नहीं आ रहा है, 10m कर लेते हैं, 10 गुना कर देते हैं ज्यादा. ठीक है ना, 10 गुना ज्यादा कर दिया, लेकिन अभी भी मैंने कितना फोर्स लगाया है, F लगाया, और फिर मैंने डिस्प्लेस किया इसको S डिस्टेंस तक. समझ पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितनी हुई है, S ही हुई है, लेकिन फोर्स अभी भी कितना लगा हुआ है, F ही लगा हुआ है. डिस्प्लेसमेंट सेम है, फोर्स सेम है. तुमको भी पता है कि ये बंदा, अभी तुमको ऐसे समझो कि तुम एक भारी सामान उठा रहे हो, मतलब नॉर्मल एक मान के चलो 10 किलोग्राम का, 10 किलो कह रहा हूँ, 5 किलोग्राम का, अगर मान लो सपोज कर लो कि कोई खींच के ले जाने वाला ऑब्जेक्ट है, यानी बोरा वोरा में कुछ चीज़ है, उसको खींच के बस लेके जाना है, उठा के नहीं ले जाना, खींच के. तुम खींच के अगर ले जाओगे तो कितना फास्ट ले सकते हो, तुम दौड़ते हुए लेके चले जाओगे, जहां बोला जाए जहां तक, है ना. अब मैंने एक छोटे बच्चे को दे दिया वही चीज, तुमको भी पता है कि वो 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैं उसके अनुसार एक एग्जैक्ट फोर्स दूंगा तो उसी अनुसार वो चलेगा. सपोज कर लो 10 न्यूटन तुमने फोर्स लगाया तभी वो चला. भाई सबका एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसको जब तक हम पार नहीं करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन तब तक नहीं होता. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कार क्रॉस करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है ना, मोशन करवाना स्टार्ट हो जाएगा, करना स्टार्ट हो जाएगा. अब मैं खींच के लिए आराम से चला गया, वो लड़का आया, वो भी 10 न्यूटन, मैं भी 10 ही न्यूटन की स्पीड से गया हूँ, लेकिन मेरी स्पीड जल्दी थी, फास्ट थी. अब वो 10 न्यूटन उठा रहा है, मतलब वो भी 10 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन वो इतना तेज नहीं ले जा सकता, वो धीरे धीरे ले जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा. सेम सिचुएशन है आप यहाँ पे देखो, यह फोर्स लगा रहे हो, मास का ऑब्जेक्ट है, आप क्या किए होगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, डिस्प्लेसमेंट करने में टाइम कम लगा होगा, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, मास ज्यादा कर दिया, 10 गुना एक्स्ट्रा कर दिया, तो अभी क्या होगा, 10 गुना ज्यादा बोझ है, अभी भी फोर्स उतना ही लगाओगे, लेकिन क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा. इस दौरान टाइम तुम्हारा क्या लगेगा, ज्यादा. तो मान लेता हूँ वर्क डन क्या हुआ, W2. जानते हो वर्क कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, काम हुआ है ना, काम तो दोनों जगह बराबर ही नजर आ रहा है. तुम 10 मिनट में लेके आए, तुम 10 घंटे में लेके आए, फर्क उससे पड़ता नहीं है, काम दोनों ने क्या किया है, बराबर. यही तो कहेंगे हम. एक बच्चे से बोलेंगे कि आप 10 पेज लिख दो, ठीक है ना, और एक बड़े पर्सन से जिसका पूरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस, उससे कहूँगा 10 पेज लिख दो. तो यार एक बंदा जो छोटा है, मतलब मान के चलो क्लास 5th में 10 पेज लिख रहा है, और एक बंदा जो बड़ा है वो 10 पेज लिख रहा है, तो बड़ा वाला बंदा 10 पेज लिखना है उसको, मतलब बड़ा मतलब सपोज कर लो 12th में पढ़ता है, और ये वाला जो बंदा है क्लास 5th में पढ़ता है. अब क्लास 5th वाला 10 पेज लिखेगा तो कितने देर में लिख देगा, उसको टाइम लगेगा, है ना, कम से कम मान के चलिए कि 3 घंटा, 2 या 3 घंटा. और वही बंदा वो 1 घंटे के अंदर सब खत्म कर देगा. 10 पेज ही तो लिखना है उसके लिए, पता नहीं कितने पेजेस उसने लिखे होंगे, है ना. तो क्या हुआ, लेकिन हम जब लेके जाएंगे रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 पेज उसने भी लिखा हुआ है, 10 पेज इसने भी लिखा, काम तो दोनों ने बराबर किया है ना. क्या काम ने कभी टाइम की रिक्वायरमेंट की है, टाइम के आधार पे कि नहीं यार इसने टाइम ज्यादा लगाया, इसने काम ज्यादा किया, ऐसा नहीं है. इसने भी तो 10 ही पेज लिखा है, और ये जो कम समय में कर दिया, इसने भी क्या किया है, काम तो उतना ही किया है. दैट मीन्स वर्क डन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मास एंड टाइम. मास पे भी तो डिपेंड नहीं कर रहा है, 10 गुना मास हो गया या ज्यादा काम किया होगा यहाँ पे,
ऐसा भी तो नहीं बोल रहा है ना? ये भी समझ में आ गया ना दोनों? इसका मतलब W1 और W2 क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या बात समझ में आ गई भाई? द एग्जाम्पल आप समझ गए? हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। चलिए कुछ और बातें हम समझते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। कुछ और बातें अब देखते हैं। कुछ और बातें क्या है? जैसे एक बात बताइए, W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, ठीक है? अब F इंटू एस होता है तो इसमें हम लोग बोलते हैं F मतलब ये क्या है? फोर्स है। ये फोर्स कैसा है? फोर्स अलोंग टू डिस्प्लेसमेंट। और ये तो हमको पता है ये फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। यानी ऐसे लिख सकते हैं ना, हम लोग लिखते हैं ना कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यानी ये फोर्स का क्या है? कंपोनेंट है, हाँ या ना? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एस, यानी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो कंपोनेंट है फोर्स का वो, और इनटू एस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा क्वेश्चन सुनना है। क्वेश्चन ये है कि यार डिस्प्लेसमेंट किसका है? किसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख रहे हो? किसका डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो? किसका डिस्प्लेसमेंट लिखा है आपने? क्या ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की है? क्या ये फोर्स की डिस्प्लेसमेंट है? या ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की है? किसकी डिस्प्लेसमेंट है ये? किसकी है? ऑब्जेक्ट की है। नहीं सर, ना ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की है, ना ही डिस्प्लेसमेंट किसकी है? ऑब्जेक्ट की है। दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। यही समझाना है। देखिए छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। समझ में आ रहा है ना? आजकल आप लोग देख रहे होंगे आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर का काम चलता है। जैसे आपके पास 11 प्लेयर है, 11 के साथ साथ आप 4 प्लेयर इम्पैक्ट के रूप में रखते हो। इम्पैक्ट का मतलब कि आप 15 खिलाड़ी कुल मिलाकर खेल रहे हो। इसका मतलब 11 नहीं खेल रहे हैं। खेल कितने रहे हैं? 15। आप जरूरत पड़ी तो किसी को बाहर भेज दीजिए, किसी को बुला लीजिए उन चारों में से। 11 प्लेयर खेल रहे हैं। अब आपका मन किया है, जैसे मान लीजिए मेरे पास बैटिंग के लिए 4 इम्पैक्ट प्लेयर ऐसे चुने हुए हैं कि अगर मान लीजिए मुझे जरूरत पड़े कि ये वाला अभी इसका ओवर खत्म, मैं चाह रहा हूँ दूसरे से ओवर कराना, और मेरे पास बढ़िया बॉल है, लेकिन 4 इम्पैक्ट प्लेयर में एक्स्ट्रा मुझे प्लेयर मिल रहे हैं, उनमें से मैं किसी एक को चुन के अब करवा लूंगा सिचुएशन के हिसाब से। बैटिंग पे मेरा मन किया इसको नहीं भेजने का, उसको भेज देता हूँ, क्योंकि अभी दूसरा स्पिनर वो अच्छा खेल लेता है, अब मेरे पास जो बनाया गया वो अच्छा नहीं खेल पा रहा है। समझ पा रहे हैं? ऐसे गेम चल रहा है। तो इम्पैक्ट बहुत जरूरी है, और वो इम्पैक्ट प्लेयर अगर चल गया तो बताइए किस्मत कितनी अच्छी है आपकी, है कि नहीं है? उनसे कुछ लेना देना नहीं है आपका। ध्यान से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा है किससे? सर ये डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सर इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ये। उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ये जी। थोड़ा आज अलग लग रहा है, मतलब वो पॉइंट का ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं समझे तो यार। वर्क डन ने पहला नियम रखा हुआ है ना कि कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। वर्क डन तभी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आप फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट जो के ऊपर जब फोर्स लगता है तो फोर्स ऑलवेज पॉइंट पे लगता है ना? वो ऑब्जेक्ट के पॉइंट पे लगता है, पॉइंट का मतलब पार्टिकल मास मानता है, वो बीचों बीच लगता है। मानते हो नहीं मानते हो? पॉइंट पे लगता है। मतलब ऐसे समझो, जब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो एक बात बताओ, ये पूरी दीवार है, इस पूरी दीवार पे मैं मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो हाथ लगाने का मतलब क्या हो रहा है कि मैं अभी देखो मैं यहाँ पे किया, यहाँ पे भी वो मोशन किया है, लेकिन मैंने तो बस इतने पोर्शन पे किया है ना। तो फोर्स ऑलवेज अप्लाई ऑन अ सिंगल पॉइंट।
हम हमेशा पॉइंट पे मानते हैं कि फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा, इतना आसानी से बोल दूंगा और तुम इसको इतने आसानी से तुम क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, तो मजा नहीं आएगा, है समझे। हम मजा लेके आते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा मजा लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं ना ऑब्जर्वर को देख रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन फर्स्ट केस में यही लूंगा, लिफ्ट, पहले इसी को निकाल लेता हूँ मैं। ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर m मास का ऑब्जेक्ट है, इस m मास के ऊपर, m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा होगा, कुछ तो लगा होगा, नॉर्मल फोर्स लगा होगा। मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बीचों बीच में मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ओके, मैं हूँ ये। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस लिफ्ट को, और जब मैं इस लिफ्ट को देख रहा हूँ तो लिफ्ट के अंदर ये क्या लगा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, m मास का ऑब्जेक्ट। ये क्या कर रहा है, ये मोशन करते हुए यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। m मास का ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पे। मेरे अनुसार इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, हाँ या ना, बिल्कुल किया सर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, z हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, z। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, कि पोजीशन में चेंज हो चुका है, कितना मीटर, z मीटर, z मीटर इसने पोजीशन में चेंज कर लिया। ओके सर, अच्छा, अब केवल पोजीशन में चेंज इज वर्क डन, नहीं नहीं नहीं, फोर्स भी तो होना चाहिए ना। फोर्स लगा था, हाँ बिल्कुल लगा था सर। कहां लगा था, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के सरफेस ने उस m मास के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया था सर। तो इस नॉर्मल फोर्स और इस z का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वर्क नजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हाँ सर, अब इसमें नया क्या है मैं बता रहा हूँ। एक पहला चीज इसने ये बोला है कि यार कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। क्या कांस्टेंटली फोर्स लगा था यहां से वहां तक, हाँ सर बिल्कुल लगा था। देखो ये लगातार वहां तक जाते जाते तब तक लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट ने लिफ्ट के सरफेस पे रहा और लिफ्ट के सरफेस ने इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, फोर्स लगाया हुआ है, नॉर्मल एल लगाई हुआ है। इसका मतलब कांस्टेंट है फोर्स। पहली बात क्लियर है। कहां पे लगा था, यहीं पे लगा था, इसके सरफेस पे लगा था, ऑलवेज लगा हुआ है, वहां तक लगा हुआ है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेम है कि नहीं है हर जगह, है या ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। यार जो डिस्प्लेसमेंट तुम कह रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या हुआ, अच्छे से समझना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ये सरफेस, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये रहा सरफेस, इस सरफेस पे नॉर्मल ने यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, फोर्स लगाया, सरफेस ने फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स, या यहीं पे समझ लो, यहाँ पे लगा, तो फिर यही पॉइंट डिस्प्लेस होकर यहाँ पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। और कांस्टेंट लगा हुआ ही नहीं होगा, लगातार कांस्टेंटली लगा हुआ है, यहाँ पे वर्क डन हुआ। डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ना कि ऑब्जेक्ट का। अभी देखना ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसी कारण क्या नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। अभी समझो कैसे, अभी नहीं फील आएगा, अभी फील आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी मैं स्वर्ग वाली सीढ़ी बना रहा हूँ। ये रहा जमीन, डायरेक्ट स्वर्ग, ठीक है, देखिएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉक्स को देख रहा हूँ। ये रहा बॉक्स, m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक सेकंड पॉज लेंगे, 1 मिनट बस दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने सीढ़ी पे रखा। अब क्या किया गया, m मास का ऑब्जेक्ट फिर से, यही m मास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मार्कर में इंक नहीं है तो दूसरा मार्कर लेंगे, इंक नहीं डालेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो m मास का ऑब्जेक्ट है, इस m मास के ऑब्जेक्ट पे इस सीढ़ी के सरफेस ने फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाया होगा, है ना। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे होगा। अब ये नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स लगा होगा यहाँ ऊपर की ओर, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होगा। अब अगली बार ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, जब ये नॉर्मल फोर्स लगा तो नॉर्मल फोर्स लगने से क्या होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन कर जाएगा,
नहीं सर, आप ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने अभी दिया है ना, अब इसको मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा विजन और क्लियर करता हूँ। आप इसके अंदर चले जाइए, लिफ्ट में जाते हो आप लिफ्ट में जाते हो ना, थोड़ा सा और विजुलाइज कराने के लिए, लिफ्ट में जाते हो आप लिफ्ट में एक तल्ले से मतलब फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करिए 10 फ्लोर तक चले जाइए, कुछ होने वाला है आपको? कुछ नहीं होने वाला, एसी की हवा खाते हुए निकल गए, कोई टेंशन नहीं है ना। आपको थोड़ा सा भी आपको लगाओ कि आपकी एनर्जी डाउन है, नहीं, लेकिन अगर वही फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक गए तुम, तो क्या हुआ भाई? हालत खराब हो जाएगी। मस्कुलर फोर्स इतनी ज्यादा, तुमको बहुत सारी एनर्जी आपकी बॉडी ने लूज किया, पैर आपका दर्द करने लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ऐसा लगेगा ना आपको? लेकिन लिफ्ट वाले में नहीं हुआ, और लिफ्ट वाले में काम हुआ। अभी समझना, एक बड़ा ट्विस्ट ये है, लिफ्ट वाले में काम हुआ, सीढ़ी चल के कम नहीं हुआ। तुम यानी ध्यान से समझना, देखो फिजिक्स यहाँ पे वेरी कर गया, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है फिजिक्स यहाँ से डील करना ही, देखो कितना गलत कर दिया फिजिक्स ने। भाई फिजिक्स कह रहा है यहाँ पे काम हुआ, अभी देखना यहाँ पे कहेगा कम नहीं हुआ। यानी तुम अगर लिफ्ट से चले गए 10th फ्लोर तक, तब तो मानेगा कि हाँ तुमने काम किया। यानी बॉस तुम्हारा 10th फ्लोर पे रहता, तुम कहीं वर्क कर रहे हो सफाई कर्मी वाला, और उसका पेमेंट लेने जाना है तुमको, ठीक है, महीने का एंड चल रहा है, ठीक है, और लेने जाना है तुमको पेमेंट, और वो 10th फ्लोर पे रह रहा है अपार्टमेंट में, ठीक है ना। अब तुम गए फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक मेहनत करके गए, किससे? लिफ्ट से गए, तो उसमें कोई मेहनत लगा ही नहीं, तुम पहुंच गए और तुम जाके ले लिया। तुम्हारा दोस्त था, वो बेचारा गया सीढ़ी से 10th फ्लोर तक, बॉस के अनुसार उसने कुछ काम ही नहीं किया, वो तो सबसे आराम से आ रहा है, जबकि आराम से कौन आया है? लिफ्ट से। सोचो कितना गलत करता है यहाँ पे फिजिक्स, सोच पा रहे हो ना। तो मैंने अभी जस्ट इसके पहले कल बताया था कि वर्क डन के मामले में फिजिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं चलता है, ठीक है ना। फिजिक्स का थोड़ा सा अलग कहानी है, यही कहानी आज आपको समझ लेनी है। देखो जब यहाँ पे रहेगा ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मतलब आप तुम सीढ़ी से चढ़ रहे हो, सीढ़ी से ऐसे समझो तुम ही हो अभी, तभी तब ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे, ठीक है। अब सीढ़ी से जा रहे हैं हम लोग, तो सीढ़ी से जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है सर? हमारे ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा, बिल्कुल नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स क्या कॉन्स्टेंटली चल पाएगा वहां तक? अभी देखना कैसे है। जब मैंने ऐसे दोनों पैर रखे अपने सीढ़ी के ऊपर, ऐसे दोनों पैर रखे यहाँ पे, ऐसे सीढ़ी के ऊपर रख दिया, ऐसे कर लेता हूं मैं, ठीक है, या ऐसे कर लेता हूं मैं, अभी सही है। दो पैर रखे मैंने, दोनों एक ही सीढ़ी पे है। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, नॉर्मल फोर्स लगाया, इन नॉर्मल ने फोर्स लगाया, तो मैंने एक पैर उठा लिया, और उठा के मतलब ये वाला पैर उठाया, पीछे वाला पैर उठाया, पीछे वाला पैर उठा के यहाँ पे चलाया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल गया ना। अभी देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बार बार फोर्स चेंज हो जा रही है, समझ पा रहे हो? नहीं सर, नहीं समझे, नहीं सर, ये सर यार देखना, ये वाला नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगा, यहाँ के सरफेस ने लगाया। अब ऐसे समझो तुम, ऐसे समझना तुम, अभी और थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ मैं, ऐसे समझ लो तुम कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे ना एकदम ना पहले वाले सीढ़ी के ऊपर जो है ना एकदम खुरदुरा सरफेस है, दूसरे वाले सीढ़ी पे आओ तो एक टाइल्स लगा हुआ है, फिर खुरदुरा, फिर टाइल्स, फिर खुरदुरा, फिर टाइल्स। थोड़ा और एज्यूम करने के लिए समझना, ताकि नॉर्मल फोर्सेस को भी तुम अच्छे से एज्यूम कर पाओ। यार यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, हर बार अलग अलग होगी, ऐसे समझना कैसे। यहाँ पे फोर्स लगी, अभी फोर्स लगी थी तुम्हारी बॉडी के ऊपर, फिर तुमने पैर उठाया यहाँ से और यहाँ पे कर दिया, समझ पा रहे हो, यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स तुम्हारे ऊपर लगा, नॉर्मल फोर्स लगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखना तुम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना यहाँ पे, लेकिन क्या इसके वजह से यहाँ पे जा रहे हो तुम? नहीं, इस फोर्स के कारण नहीं जा रहे हो तुम, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो तुम, मस्कुलर फोर्स के थ्रू यहाँ पे पहुंच रहे हो, फिर यहाँ से तुम अपना फोर्स मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे पहुंच रहे हो, और बार बार यहाँ पे टाइल्स है तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा, यहाँ पे मोशन भी नहीं करने देगा। चलो वो भी नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल समझो, बार बार हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे लग रहा है, अभी उस पे लग रहा है फोर्स, तब तक मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, चेंज। अब इस पे लग रहा है, फिर इसको हटा दिया, इस पे लग रहा है, तो बार बार क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक ही लेवल तक हो रहा है। सपोज कर लो ये वाला नॉर्मल फोर्स यहीं तक तो कर रहा है, जो यहाँ से दूसरी सीढ़ी पे गए तो दूसरा फोर्स लगने लगा, दूसरी से तीसरी पे गए तीसरा फोर्स लगने लगा, तीसरी से चौथी पे गए चौथा फोर्स लगने लगा। हर बार फोर्स अलग अलग है, ये भी तो समझो। हर बार फोर्स अलग अलग है कि नहीं है? हर बार अलग अलग सीढ़ी द्वारा लगाया जा रहा है। क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया जा रहा है, जिस पॉइंट से लग रहा है, क्या वो हर बार पॉइंट सेम है?
मैंने बोला है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन लगाने वाला, फोर्स मतलब बल, अब उस पॉइंट यानी जो फोर्स लगाने वाला पॉइंट है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हर बार। अभी भी नहीं समझ में आया सर? अभी भी नहीं आया सर? सर समझ में नहीं आया, हम समझा रहे हैं। देखो यार, ये बॉक्स ही लगाए थे तुम, इस बॉक्स को लिफ्ट के नॉर्मल फोर्स ने लगाया ना। ये लिफ्ट का क्या था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स था, लिफ्ट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये लिफ्ट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करते करते यहाँ पे पहुंचा है भाई। ऑब्जेक्ट भूल जाओ, ऑब्जेक्ट से हमको कुछ लेना देना नहीं है। किसने लगाया था? अभी समझो, जिस जो लगा रहा है उसको देखो, उसका डिस्प्लेसमेंट। अभी फिर से मैंने बोला, जो लगा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहाँ पे कौन लगा रहा है? सीढ़ी, सीढ़ी लगा रही है ना। मेरे अनुसार तो नॉर्मल फोर्स सीढ़ी द्वारा ही लगेगा, बाकी तो कोई फोर्स नजर नहीं आ रही। मेरे अंदर जो फोर्स है उसको जीरो माना जाएगा। नॉर्मल फोर्स ये लगा रही है ना, लेकिन ये लगाई जब मैं यहाँ पे गया तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यही रह गया ना, छूट गया ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फिर मैं जब यहाँ पे आया तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बन गया, लेकिन मैं जो ही तीसरे पे गया ये भी छूट गया। क्या लगाने वाला जा रहा है? क्या लगाने वाला तो वहीं पे रह गया ना, तो लगाने वाला वहीं पे रह गया, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, इसीलिए नहीं फोर्स वर्क डन हुआ। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। तो वर्क डन का मतलब फोर्स, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, सॉरी कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग टू यस, यानी उस कंपोनेंट फोर्स का, उस बल का हमको क्या चाहिए? घटक चाहिए जो जिधर विस्थापन हो रहा है उसकी दिशा में, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट किसका होना चाहिए? जो लगा रहा है, जिस पॉइंट से लग रहा है उसका होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का नहीं चाहिए हमको, जिसके थ्रू हो रहा है, जिसके थ्रू फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे। यहां पे देखो लिफ्ट ने लगाया तो लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ है? आई बात समझ में? अब आई बात समझ में? चलो और थोड़ा सा समझाए हम, और समझा दें। और मतलब एक स्प्रिंग के अंदर मान लो एक स्प्रिंग है, ये रहा स्प्रिंग, सपोज कर लो, सपोज कर लो, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझो। और ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है किसी फिक्स पोर्शन से, इसके ऊपर तुमने एक बॉल रखी, बॉल के थ्रू इसको पुश किया तो फिर स्प्रिंग क्या करेगी? मूव कराएगी, इसको मूव कराएगी ना, तुरंत ये क्या हो जाएगा? तुरंत यहां से उछलेगा और उछल के यहाँ पे बॉल चला गया। मैं बोलूंगा बॉल का वर्क डन बताओ। सर बॉल ने वर्क किया? सर बॉल ने यहां तक वर्क किया, पहले इसको जब मैं स्प्रिंग करूंगा तो यहां तक स्प्रिंग मतलब सिकुड़ेगी, तो बॉल ने कितना काम किया? इतना ही काम किया। समझ पा रहे हो? ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ तक था। जब हम नीचे कर रहे थे तब तक मेरा हाथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, ठीक है ना। अगली बार स्प्रिंग यहाँ तक इसको लाके रखी है, तो अगली बार यहाँ से यहाँ तक जब मैं नीचे की ओर कर रहा था तो मेरा हाथ नीचे की ओर लेके आ रहा था। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन था? मेरा हाथ। तो मेरे हाथ द्वारा काम करवाया गया, हाँ या ना। अगली बार जब मैंने हाथ हटाया तो किसने यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर इतने दूर तक किसने काम किया? स्प्रिंग ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उस बॉल के ऊपर। लेकिन इसके बाद क्या हुआ बेचारे के साथ? सर इसके बाद कहानी गड़बड़ हो गई। क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से साथ छूट गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ है तो वर्क डन इतना ही माना जाएगा। समझ में आया? सीढ़ी में क्या दिक्कत है? सीढ़ी में दिक्कत ये थी कि सर सीढ़ी साथ में नहीं जा रही है, समझ में आ रहा है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मेरा वहीं पे रह जा रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट में नहीं हो रहा है, इसीलिए वर्क डन क्या माना जाएगा? जीरो। समझ में आया? और लिफ्टों में कहाँ हो जा रहा है? क्योंकि लिफ्ट में हमको खींच के ले जा रहे, तो लिफ्ट का हो तो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट तो बस एक पैरामीटर है जिसपे हम देख रहे होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? तो इसीलिए वर्क का फिनोमिना डे टू डे लाइफ से क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है फिजिक्स में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, थोड़ा सा और एक बात और कर लेते हैं वर्क के बारे में, ठीक है। तो ये क्लियर? तो यहाँ पे वर्क डन हुआ है, पहले ये बताओ। यहाँ पे वर्क डन जीरो। जब हम ऐसे देखेंगे, सीढ़ी पे देखेंगे तो नहीं हुआ है, आयल देखेंगे तो हुआ है। कहाँ हुआ है? समझ में आ गया होगा? नोट करके लिख लेंगे ना इतनी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर अस। समझ में आ रही बात? देखिए एक ही एग्जाम्पल मैंने मनगढ़ंत बनाया, बनाते 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 वहां तक पहुंचा हूं मैं, ठीक है ना।
ऑब्जर्व करिए, मोस्टली आपकी लाइफ पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए अब वर्क की एक और चमत्कारिक बात समझते हैं हम। यार वर्क जो होता है ना, इसमें हम लोगों ने वर्क से पहले एक बात छोड़ो, चलो वर्क की चमत्कारिक बात समझने से पहले एक बात समझो। अच्छा हम ये जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब अदिश राशि। अगर कोई अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि, तो अगर कोई अदिश राशि दी गई है हमको, तो एक बात बताओ, अदिश राशि का मतलब क्या नहीं है, दिशा नहीं है। और अगर दिशा नहीं है तो क्या इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। सर जब भी हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो जीरो निगेटिव पॉजिटिव वाली कहानी नहीं बनेगी, है बस समझ में भाई। जीरो का मतलब क्या है, या तो वो है ही नहीं है तब ना, तो फिर झूठ में जीरो का है, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है, तो डिस्टेंस नेवर विल बी जीरो। मोशन होगा तो डिस्टेंस आएगा ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है सर। स्केलर क्वांटिटी में ध्यान से मेरी बात सुनोगे, निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। वो चीज अगर कोई घटना हो रही तो वो चीज अपने आप आ जाएगी, वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी की ये खासियत है कि नहीं है। अब वेक्टर क्वांटिटी की खासियत क्या है, वेक्टर की क्या खासियत है, वेक्टर की खासियत ये है कि ये सदिश है, इसके पास क्या है, दिशा है, और दिशा है तो दिशा भ्रम होगा कि नहीं होगा इसको, है ना। दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी ना, कौन अगर उत्तर में गया तो कुछ कहानी, या दक्षिण में चला है तो कुछ कहानी, यानी डायरेक्शन चेंज तो वैल्यू चेंज। भाई वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, डायरेक्शन पे, डायरेक्शन बेस्ड है, ओके। तो इसी कारण ये निगेटिव भी होती हैं, जीरो भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं, ओके। ये तो हम सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट इसका सीधा एग्जांपल है। नॉर्थ में अगर हमने पॉजिटिव माना है तो साउथ अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव। ईस्ट को मैंने पॉजिटिव माना तो वेस्ट क्या हो जाएगा। फोर्स, अगर फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी देखते हो, एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो सेकंड वाले उसके अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव। कहानी यही चलता है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव का खेल वेक्टर में चलता है ना, स्केलर में नहीं चलता है। लेकिन वर्क हमारा अलग ही खेल खेलता है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज आल्सो हैव 3 प्रॉपर्टीज। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो दुनिया की एक अकेली स्केलर क्वांटिटी है ये, जो स्केलर भी है और पॉजिटिव भी हो सकती है उसकी वैल्यू, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है बस समझ में, हाँ या ना, क्लियर है। तो ये वर्क की ये भी एक इंपॉर्टेंट कहानी है। कल हम समझेंगे कि कैसे पॉजिटिव हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है और कैसे निगेटिव हो सकता है। तो आई थिंक आज जितना भी मैंने पढ़ाया आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है ना। पानी से भी साफ समझ में आया होगा, ठीक है ना, आर पार चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है। तो जो भी अगर उसके बाद भी आर पार करने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।